आज से लगभग 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन उसका यही सपना ऐसे बिजनेस को एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों को भी जीत लेगा। यह कहानी है टाटा ग्रुप। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। ईयर 1839 जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई बड़ी मुश्किलें के बावजूद उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा बन जाता है। लेकिन जमशेद जी केवल कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाइड नहीं थे। वो कुछ खुद कॉटन से क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे, इसलिए कि इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की। मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया। और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिकॉर्ड भी किया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफ़ी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों काफ़ी इम्प्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि पूरी दुनिया इन्हें अब तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 1880 में जमशेद जी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेद जी का मानना था इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सफिस्ट बनाना पड़ेगा। सभी एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनना होगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में और इंडियन बिजनेस बिल्ड करना चालू कर दिए। उन्होंने सबसे पहली पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इम्पैक्ट यह हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। जमशेद जी ने यह ऑब्जर्व किया कि बेंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसलिए वहाँ फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वर्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर के ज़मीनों में खरीदी, सिल्क फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, लोकल फॉर्म्स से सिल्क वर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसा पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेद जी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो जानते थे कि शहर डेवलपमेंट के लिए वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने 1881 में 3 होटल पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया। ये पूरे बॉम्बे की पहली बिल्डिंग बनी जिसमें लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी। जमशेद जी ने ऐसे और भी कई इनिशिएटिव के लिए उनका सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील बिजनेस स्टार्ट करना। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्टील की ज़रूरत थी। इसलिए उनका सपना था कि इंडिया ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया के जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन को ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन सैडली जमशेद जी को लगातार फेलियर का सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली 1890 में उन्हें बंगाल प्रोविंसेस में रिच आयरन और रिजर्व मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन और माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद जी खुद अपनी आंखों से इंडिया स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 गज की एक उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेद जी का विजन और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनके जीते जी उनका पूरा होना इम्पॉसिबल था। इसलिए उनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटा दोराब जी टाटा ने। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। वह इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन
इस्टेब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसर्च और साइंटिस्ट को प्रोड्यूस करे। इसलिए दोराबजी टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद ली और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टेब्लिश किया। नोबल नोबल रॉय सीए रमन आईसीसी के फर्स्ट डायरेक्टर बने। चल के आईसीसी इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रम और इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किए। जिस तरह आईआईएससी ने ऐसे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और रिसर्च को बनाया जिन्होंने इंडिया को बदला, उसी तरह इंडिया को आज ऐसे बिजनेस लीडर चाहिए जो बिजनेस बिल्ड कर सके, देश की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। इन्हीं बिजनेस लीडर्स को बनाने के लिए इंडिया में रिसेंटली एक इनोवेटिव वापस आते हैं। एजुकेशन के अलावा जमशेद जी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रोक्लोरिक प्लांट का भी सपना देखा था। सागर फॉल्स का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराबजी ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियल लेक्स को ड्रम्स को चैनल्स बनवाए। 1911 में प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई की कई मिल्स और बिजनेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गई। आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फाइनली जमशेद जी ने स्टील का प्लांट का काम स्टार्ट किया। उसे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोराबजी टाटा ने ले ली। 1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश में करीब 8000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी टेस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टेस्को उनसे पहला स्ट्रीम प्रोड्यूस होके निकला। इसके 2 साल बाद ही 1940 में वर्ल्ड वार चालू हो गई और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट अप हो गई। उन्हें टैक्स, स्ट्रव्स, रेलवे इन सब के लिए स्टील चाहिए थे। टेस्को के प्लान ने एक दिन रात कर दिया और इस डिमांड को पूरा किया। वॉर खत्म होने के बाद उस समय के वॉइस रॉय ने टेस्को के कंट्रीब्यूशन के एनक्लेज किया। जिस टाउन में टेस्को का प्लान था उस टाउन का नाम जमशेद जी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराबजी की लीडरशिप ने टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ा दिया। 1932 में दोराबजी टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराबजी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। फैमिली के एक यंग मेंबर जेआरडी टाटा 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और टेस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। वह हमेशा एक एविएशन में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, इसलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। उनकी फ्लाइट खुद जेआरडी टाटा ने उड़ाई थी, पहली फ्लाइट, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट बन गए। चेयरमैन बनने के बाद जेआरडी टाटा ने देखा कि इंडिया को सोडा एस और कॉस्टिक सोडा एस जैसे एसेंशियल्स केमिकल बाहर से लाने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स से जो ग्लास, टेक्सटाइल, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। वो चाहते थे कि इन केमिकल्स को इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए, इसलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सोल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल्स बिजनेस अच्छा चलने लगा। जेआरडी टाटा का ड्रीम अभी भी एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था। वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तभी सभी प्लान्स को सीज कर दिया, जिस कारण टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुई, वॉर
जेआरडी टाटा वापस एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला लिया और इस तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। इवन इनका नेट एक महाराजा था और एयरलाइन हमेशा टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलती थी। इन सब के कारण न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पे जाना जाता था। एयर इंडिया को जेआरडी टाटा अपने चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने किसी एयर इंडिया को उसके एक झटके से छीन लिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिटी इकोनॉमी की मॉडल को अपनाया, जिसका मानना था कि देश की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज़्यादा बल्कि सर्विसेज पे फोकस करें। इसलिए 1953 में एयर इंडिया को नेशनल लॉज यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। नेशनलाइजेशन के बाद एयर इंडिया का एक ट्रेजिक डिक्लाइन चालू हो गया। सर्विसेज पंक्चुअलिटी और सेफ्टी नेविगेटल इन्फेक्ट हुई, जिससे अल्टीमेटली एयर इंडिया ने अपना एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का स्टेटस खो दिया। लेकिन एयर इंडिया को सेटबैक के बाद भी जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में काफ़ी बिजनेसेस हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, इसलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है हिंदी में लक्ष्मी होता है। जेआरडी टाटा ने डेलिब्रेशन इस ब्रांड को एक इंडियन नाम दिया और उन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से अम्बेस्ड थी और फॉरेन ब्रांड्स को ही हाई क्वालिटी मानती थी, इसलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने एक कॉस्मेटिक ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की एप्रिसिएंशियल वैल्यू दी। लेकिन रियलिटी में लैक्मे का मतलब अभी भी इंडिया में डीप कन्वेंटेड था। इसका अलावा जेआरडी टाटा ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन्स बनाने की फैक्ट्री को खरीद लिया। शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में लोको कर दिया। इनिशियली लोको केवल रेलवेज के लिए स्टीम इंजन्स बनाती थी, लेकिन जेआरडी टाटा ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपे कर दिया। उन्होंने वक्त में हेल्प की और 1962 में इंडो चाइना वॉर में 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान इन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह से सपोर्ट किया। आईएनयू में मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करके सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 ईयर डिफेंस प्रेफरेंस प्लान भी बनाया। इस रिपोर्ट में सिग्नल इक्विपमेंट, रेडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स की इंक्लूड भी। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस स्पोर्ट से बहुत मदद मिली। जेआरडी टाटा की इन्हीं कंट्रीब्यूशन को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनर एंड कमांडेटर की पोस्टिंग भी दी थी। 1991 तक जेआरडी टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंच चुका था और 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था और एम्प्लॉयज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमांड किसी और को सौंप दे, इसलिए जेआरडी टाटा ने नए चेयरमैन के लिए टाटा फैमिली के एक प्रोमिसिफाई और एक नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने के करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएई में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्होंने जेआरडी टाटा को लेटर लिखा जिसमें उन्हें इंडिया आके बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया। रतन टाटा ने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया। वह एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने
अप्रेंस मिल गया, लॉसेस से निकाल कर प्रॉफिटेबल बनाया, लोगों को एक मेजर लेबर अनरेस्ट और सक्सेसफुली रिजॉल्व किया। टाटा की कंपनी का जो रेडियो और टेलीविज़न वगैरह बनाती थी, उनका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ किया। अब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने, तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई चीज़ों में वो पीछे छूट रहा है। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटरिंग, एआई में ग्रुप काफ़ी पीछे हैं, और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रेवोल्यूशन करना चाहते थे। इस माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कई कार नहीं है थी जिसका डिजाइन लेकर प्रोडक्शन अब तक कुछ इंडिया में हुआ हो। इसलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेसिस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना की कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी, जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसलिए टाटा मोटर्स ने नैनो जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया से एक निसान का पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीदा। इसलिए प्लांट को डिस्मेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रिबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने के में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया गया। ये एक इंडियन कार थी जिसका नाम रखने के लिए इंडिया से ई लिया गया और कार को का और उन्हें जोड़कर बनाया गया इंडिका। इंडिका ऑटोमोबाइल्स के रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया और उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे टाटा एंट्री और बुक कंपनी देने में था, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसलिए टाटा ने टीसीएस पर फोकस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे लगाया। जिस बाद टीसीएस ने इंडिया की इवन वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कस्टमाइजेशन और सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया, जिसमें कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए फीडिंग मिली। इन्हीं स्टेप्स के आज भी टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। टीसीएस की सक्सेस के बाद रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन का एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में एक स्कूटर पे कंजे होके जाना पड़ता है, तो बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। सर रतन टाटा का ड्रीम था कि इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजिशन करवाना चाहिए। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। 2009 में प्रॉमिस करते हुए उन्होंने 1 लाख रुपए के प्राइम से लॉन्च की टाटा नैनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि उसका सस्ता प्राइस, यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे, जिसके पास एक कार होती थी उसे सक्सेसफुल माना जाता था। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण लोगों ने वर्ल्ड क्लास चीपेस्ट कार में मैच बॉक्स और इवन कवर्स को ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो को ओनर्स अपनी कार के कारण एम्बेरेस्ड फील करते थे। इसलिए एक फेलियर साबित हुई। टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज की लाइनअप में भी देखा जा सकता है। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी थी। फाइनली सर रतन टाटा जीप चाहते थे इस इंडिया कंपनीज को केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्लास में चलाया जाए। फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करना चालू कर दिया, जैसे टाटा मोटर्स ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने जकर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफ़ी मार्केट में
एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टोटल और यूएस ब्रांड आर्ट को क्राफ्ट कॉफ़ी को एक्सपायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीएसटी केमिकल्स और आईसीएल जैसे एक्विजिशन किए और आज इन्हीं डिसीजंस के कारण टाटा ग्रुप आधे से ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। दोस्तों, हम मानते हैं कि इतिहास में कई बड़े दानी हुए हैं, पर उन्हीं में से कुछ दानी हुए हैं जो टाटा ग्रुप के जरिए निकले हैं। चाहे वो जमशेद जी हों, चाहे वो रतन जी हों, आप इन्हें आज देखते हैं कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके नाम आज भी चल रहे हैं, जिनके कारण आज लाखों लोगों के पेट केवल इन्हीं टाटा ग्रुप के कारण भरा जा रहा है। दोस्तों, ये कंपनी अपनी कमाई का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा दान में दे देती थी। टाटा ग्रुप के जितने भी चेयरमैन रहे हैं वो सारे दिलदार रहे हैं। उन्हीं में से एक थे रतन टाटा जी, जो अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले जो चेयरमैन साहब हैं वो किस तरह से ग्रुप को आगे लेके जाते हैं और देश में एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए और अनोखे अंदाज के साथ। धन्यवाद।